बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश पंचायत ने विलीन हो गई। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदीप टम्टा, बीजेपी नेता यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट, खटीमा से विधायक पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। इंदिरा हृदय प्रदेश वासियों के बीच यादों में हमेशा रहेंगी। जिस तरीके से उन्होंने आम जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक पहुंचाया, उस लिहाज से उनके निधन से उत्तराखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है। पंचतत्व में विलीन हो गई इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार किया गया। जिस तरीके से उनके कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और अब आप देखेंगे चित्रशिला घाट रानीबाग में मौजूद हूं और उनके बेटों ने उनको मुखाग्नि दी है और पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं इंदिरा हृदयेश। विकास की देवी के नाम से उनको उत्तराखंड में जाना जाता है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो बहुत अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा जो प्रांगण था वो लोगों की भीड़ यहाँ पर थी और अब धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगे हैं। तो अब आज के बाद इंदिरा हृदयेश को उनके कामों के लिए याद किया जाएगा, उनके विकास कार्यों के लिए याद किया जाएगा। जैसा कि जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे थे, कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी ने उनको एक बहुत बड़ी नेता बताया और बहुत बड़ी शख्सियत बताया और सभी ने ये कहा कि उनकी कमी उत्तराखंड को हमेशा खलती रहेगी और हम भी अब उन्हें सिर्फ विकास के लिए उनको याद करते रहेंगे। हल्द्वानी से तारा जोशी, इंडिया न्यूज। तो वहीं उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंचे। इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा उनका राजनीतिक करियर रहा है और इस दौरान उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा हृदयेश को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी बड़ी दीदी के सम्मान उनको देखा है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, इंदिरा हृदयेश उनके लिए रोल मॉडल थी। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इंदिरा हृदयेश हमेशा हर काम में सहयोग किया करती थी और उनके अनुभवों से हर नेता को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता था। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंदिरा हृदयेश जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विधाता को तो यही मंजूर था। अनेकों यादें हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि जो हम सबकी बहुत बड़ी थी, संसदीय ज्ञान की पुरोधा थी और एक वरिष्ठतम नेताओं में उत्तराखंड की थी। मुझे लगता है कि ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैंने देखा कि जिस प्रकार से वो शालीनता से व्यवहार करती थी, जिस प्रकार से वो अपने अनुभव को दूसरे से साझा करती थी, कभी हमें आवश्यकता पड़ती थी, चाहे सदन के अंदर चाहे किसी बैठक में, हमेशा उनका एक अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलता था। मैं भी आते हुए कह रहा था अपने माननीय मंत्री जी को, कोई मौका ऐसा विधानसभा के अंदर सदन में नहीं आया कि जब वो ऐसी एडामेंट होगी, नहीं ये सब तो होना ही चाहिए। जिस विषय पे हम समझाते थे, कोई बात करते थे, सदन को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ कि वो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करती थी। एक बार विधानसभा के अंदर एक पुस्तिका का विमोचन होना था। बड़ी राजनेता थी और उनका जाना पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत बड़े दिल की थी,
दल की सीमाओं से ऊपर उठकर काम किया करती थी। संसदीय परंपराओं का जितना अपार ज्ञान उनको था, शायद ही उत्तराखंड में किसी दूसरे को। उनके जाने से एक वैक्यूम आया है आज राजनीति में। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। दुखद हमारे सबके लिए घटना है, क्योंकि मेरे 40 साल से जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था, वो एमएलसी का चुनाव लड़ती थी, तब से मेरे उनसे रिश्ते थे और बड़ी बहन के रूप में मैंने हमेशा उनको लिया है। फिर हमने साथ साथ मंत्री के रूप में काम किया। अभी एक दिन पहले ही, कल उनकी मृत्यु हुई, एक दिन पहले उनका मुझको टेलीफोन आया था हालचाल पूछने के लिए। और सही मायने में उत्तर प्रदेश में शिक्षक नेता के रूप में मैंने विधान परिषद में देखा है उनका जलवा, कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो बहुत सारे परिवर्तन हैं, वो उसमें उनकी अहम भूमिका रही। वहीं बीजेपी के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश के अचानक चले जाने से उत्तराखंड के साथ देश के लोग काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश प्रेरणा का स्रोत रही हैं। वो मातृशक्ति का पूरे भारत में एक ऐसा बांट रही हैं। उनकी बढ़ती उम्र में भी उनके द्वारा युवाओं की तरह उत्तराखंड के विकास को लेकर योगदान दिया गया था। देखिए, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। हमारी प्रेरणा का स्रोत और मातृशक्ति का जो एक ऐसा प्रमाण पूरे भारतवर्ष में आदरणीय इंदिरा हृदयेश जी रही हैं कि उन्होंने इस उम्र में भी युवाओं जैसी ऊर्जा को रख करके और उत्तराखंड की बहबूद की बेहतराई के लिए हमेशा काम किया है। और जब हम पहली बार विधायक बन के आए 2002 में, अब से लगभग 20 साल पहले, संसदीय कार्य मंत्री थी और कहीं भी कोई बात हमें पूछनी होती थी, हम बेखट के जाते थे। हमें उन्होंने गाइड किया है गार्जियन की तरह। तो बहुत बड़ी एक क्या कहूँ, अपूर्णीय क्षति है उत्तराखंड की, भारत सरकार की और हम सब की अपूर्णीय क्षति है। मैं आदरणीय को अपनी ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, अगर तो वहीं बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। तो वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 हफ्ते यानी कि 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्थाओं में कुछ और रियायत भी दी गई है। हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे, मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी, शहरों में विकास और इसके साथ ही विक्रम ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है, लेकिन बावजूद इसके लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई हैं इस लॉकडाउन में, जिसमें 3 दिन बाजार खुले रहेंगे, 5 दिन मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। तो वहीं ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी रियायतें दी गई हैं। इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड पे जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां 4 धाम यात्रा को खोला गया है। 15 जून से 4 धाम यात्रा को खोला जाएगा। 4 धाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोल दिया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तराकाशी के लिए 4 धाम यात्रा अब खुल गई है, लेकिन अभी भी सभी के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट
दिखानी अनिवार्य है। श्रद्धालुओं के लिए एक अहम जानकारी, एक अच्छी खबर कह सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है और इसके साथ ही सभी को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी लेकिन जरूरी होगी और इन 3 राज्यों में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली शामिल हैं। बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय किया। तो वहीं भाजपा संगठन को ऑक्सीजन देने जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी संकट काल में जनता की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए पार्टी और सरकार मिलकर योजना बना रही है। मदन कौशिक ने कहा कि 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम करेगी। इसके साथ ही जिलेवार पार्टी सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। मदन कौशिक ने काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां जिला अध्यक्ष सहित काशीपुर मेयर और अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वही खबर रुड़की से, जहां रुड़की के नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से किया जा रहा एक भवन निर्माण के कार्य का भारतीय किसान यूनियन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद पुलिस ने कार्य रुकवा दिया। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से एक भवन का निर्माण चल रहा था। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई बार इस अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया था, लेकिन बावजूद इसके ये कार्य जारी रहा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया और अब इस कार्य को पुलिस ने रुकवा दिया है। लगातार शिकायत भी आ रही थी और हम लोग शिकायत कर भी रहे थे। 10-12 दिन 15 दिन से करते करते हो गए। सारे अधिकारी जो HRD के हैं लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, हमें भी, प्लस प्रशासन को भी और प्लस पुलिस को भी। यानी इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला, श्रमिक निर्माण हो रहा है और हमें जानकारी मिली कि नगर विधायक प्रदीप बत्रा इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है। और मैं भाजपा का इन्वॉल्वमेंट इसलिए साबित कर सकता हूँ कि जो नीलम टॉकीज का जो परिसर है वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष का है। उसी के परिसर में अवैध निर्माण उसके चाचा द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें विधायक का इन्वॉल्वमेंट, और वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो कि भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता की धौंस दिखाकर केवल अवैध निर्माण, और नुकसान किसका हो रहा है? जो गरीब आदमी अपना 1,000 फुट का 2,000 फुट का मकान बनाता है, उससे रिश्वत ली जाती है। इस सरकार ने इतने मुद्दे लोगों को दे दिए, ये लोग सिर्फ जागड़े की लोगों को उससे लेकर चलने की जरूरत है। कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने, लोगों की जेब खाली कर देना और भ्रष्टाचार। आप यही देख लो, सत्ता का दुरुपयोग रुड़की के अंदर जितना ज़्यादा हो रहा है इतना कहीं नहीं। सत्ता के नशे में चूरिए भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो विधायक हैं किस तरह से सरकारी ज़मीन को और खुलेआम सबके, चाहे यहाँ के अधिकारियों, खुलेआम कब्जाने के लिए में लगे हुए हैं। और जिसे भारतीय किसान यूनियन बाता इसका विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर इस जमीन को नहीं कब्जाने देगी सरकार। आज तोड़ने का आपने ऐलान किया था, पुलिस ने क्या आश्वासन फिर आपको दिया? पुलिस वहाँ जाकर उस काम को रोक रही। अगर पुलिस आज हमें ये आश्वासन न देती और न जाती तो आज हम उसे तोड़ देते जो निर्माण उन्होंने किया। और आगे भी हमारी बिल्कुल खुलेआम चेतावनी है, अगर वहाँ कोई काम होगा तो भारतीय किसान यूनियन बाता के कार्यकर्ता उसे तोड़। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज रुड़की विधायक के अवैध निर्माण का विरोध करने कोतवाली में पहुंचे थे, क्योंकि कई दिन से हम इसका विरोध कर रहे थे। ना तो SDM की तरफ से हमें आश्वासन मिल रहा था उसे रोक का, ना HRD की तरफ से। आखिरी में जब कहीं सारा नहीं मिला तो आज कोतवाली का घेराव करा गया। उसके बाद कोतवाल साहब के आश्वासन से आज वो अतिक्रमण रोक लगाई गई है, तो हम लोगों ने हटाया से हट गए। नहीं तो आज हमारी सीधी मंशा थी उस अवैध निर्माण को आगे खुद तोड़ने की, क्योंकि इस तरीके से विधायक के कई अवैध निर्माण रुड़की के अंदर बन चुके हैं। तो अगर आगे भी निर्माण किया गया इसी गलत तरीके से तो फिर आप लोगों का क्या रुक रहेगा? तो फिर हमें तोड़ना पड़ेगा वो निर्माण। आप खुद ही तोड़ेंगे? हाँ, फिर हम तोड़ेंगे, फिर कानून क्या।
तो अब रुक कर लेते हैं हरिद्वार का, जहां हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही शहर महासचिव याज्ञिक वर्मा ने नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान याज्ञिक वर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 2 सालों से लोगों के काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा करने में असमर्थ हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जबरन फीस वसूली का प्रयास कर रहे हैं। नोटिस बोर्ड पर 20 तारीख तक फीस जमा करने का बोर्ड भी लगा दिया है। कॉलेज प्रबंधन के इस तुगलकी फरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन को छात्र हित में 6 महीने की फीस माफ करनी ही पड़ेगी। तो वहीं रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने चोरी की 1 दर्जन बाइक के साथ गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 3 चोरों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। ऐसे में SSP हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। लंडोरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोर गिरोह हरिद्वार जिले के अलग अलग जगह से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ऐसे में लंडोरा पुलिस ने एरा कंपनी के खंडहर में तब्दील हो चुके कमरे से चोरी की 8 बाइक बरामद की है। पुलिस फिलहाल पकड़े गए चोरों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जो है वाहन चोरी का रोकथाम है तो हमारा जिले भर का जो अभियान चल रहा है, इसमें हमें बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें आज थाना कोतवाली मंगलूर चौकी लंडोरा में जो है 5 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे जो है 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उसमें 5 मोटरसाइकिल हमारा जनपद में मोतबार से संबंधित है। बाकी 7 मोटरसाइकिल का हम हमें कनेक्ट करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं और उसमें 3 अभियुक्त फरार है, उनका तलाशी का अभियान भी जारी है और इस टीम के लिए मैं 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रहा हूँ। इसका अतिरिक्त थाना जबराड़ा में भी गुड वर्क हुआ है। वाहन चोरी का रोकथाम है तो जो कार्रवाई किया जा रहा है उसमें एक व्यक्ति हयात का नाम का व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। उनसे 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। उसमें 1 मोटरसाइकिल जो है अभी फिलहाल 9 जून को जो है थाना जबराड़ा क्षेत्र से चोरी हुआ है। बाकी 2 मोटरसाइकिल का खनन करने की कार्रवाई। अवैध खनन का गढ़ कहे जाने वाले उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं पर पुलिस की नकेल से खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है। अवैध खनन पर काशीपुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई पर अवैध खनन का अंकुश लगाया गया है। इसके साथ ही लाखों के राजस्व में भी इजाफा किया। जिन सड़कों पर दिन रात अवैध खनन की गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती थी, वो सड़कें अब वीरान होती हुई दिखाई दे रही हैं। थाना ITI में अब तक बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ की गई है। अगर बात जनवरी से अब तक की जाए तो ITI थाना अध्यक्ष विद्याधर जोशी के नेतृत्व में अब तक 123 वाहन सीज कर लिए गए हैं। तो वहीं रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा कर लिया है, जो युवकों को जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 युवतियां समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भी गैंग शक्ति फार्म काशीपुर और बहेड़ी के युवकों को जाल में फंसाकर पैसा ऐंठ चुका है। तो अब जानते हैं कोरोना का हाल। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 629 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। रविवार को 31,168 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 8, चंपोली में 11, चंपावत में 11, देहरादून में 67, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 23, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 15 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,36,889 हो गई है। इसमें से 3,19,559 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,633 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक 6,935 लोगों की जान चली गई है।
तो वहीं बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बड़े नुकसान की बात कही है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां लोगों की आवाजाही पर सरकार ने कई तरीके से रोक लगा दी थी, तो वहीं परिवहन विभाग भी लगातार घाटे में जा रहा है, जिसका नतीजा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जिसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना असंभव सा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरीके से विभाग ने कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन दे दिया है, जबकि कर्मचारियों का 6 महीने का वेतन अभी भी बकाया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।